नमस्कार, बाखबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सीधी कांड, किसका नफा किसका नुकसान और कितना नफा कितना नुकसान। सीधी कांड के बाद नफा नुकसान का अब आकलन किया जाएगा। सीएम शिवराज के पद प्रक्षालन से क्या डैमेज कंट्रोल हो पाया है, कांग्रेस इसे चुनावी फायदा क्या उठा पाएगी और आदिवासी समुदाय का क्या रुख होगा, ये वो कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। तो सीधी के पेशाब कांड को चुनाव में भुनाने की दरअसल तैयारी हो गई है। कांग्रेस ने आदिवासियों के अपमान से यह मामला जोड़ दिया है। सीधी के पेशाब कांड को प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और सीधी के साथ साथ आदिवासियों की प्रताड़ना की ऐसी कई घटनाएं हैं जिसका कांग्रेस ने हवाला दिया है। विधानसभा के मानसून सत्र में सीधी का पेशाब कांड का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने सीधी के पेशाब कांड पर सरकार को घेरा है। सदन में सरकार ने जवाब भी दिया। सरकार का कहना है कि सीधी पेशाब कांड पर तत्काल कार्रवाई की गई है और बीजेपी सीधी कांड पर डैमेज कंट्रोल करने की भी पूरी कोशिश कर रही है। सीएम शिवराज ने पीड़ित परिवार को सीएम हाउस बुला करके उसके पैर धोए। पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद भी की। घर बनाने में भी 1.5 लाख रुपए मिले और आरोपी प्रवेश शुक्ला से बीजेपी किनारा कर रही है। पेशाब कांड को कमलनाथ सरकार के समय का बीजेपी बता रही है। 2018 की अगर बात की जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सत्ता से दूर कर दिया था। आदिवासी वोटर्स की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर्स हैं। सरकार बनाने और सत्ता से बाहर करने में आदिवासियों की अहम भूमिका रहती है। सीधी कांड के 9 दिन पहले शहडोल में आदिवासियों के बीच पीएम मोदी थे। मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी सीटें हैं और 100 सीटों पर आदिवासी निर्णायक भूमिका में रहते हैं। तो सीधी के पेशाब कांड को चुनाव में भुनाने की तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस ने आदिवासियों के अपमान से यह मामला जोड़ दिया है। सीधी के पेशाब कांड को अब कांग्रेस प्रदेशव्यापी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी सीधी कांड छाया रहेगा। विधानसभा के मानसून सत्र का आज पहला दिन था। विपक्ष ने सीधी के पेशाब कांड पर सरकार को घेर लिया। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रमेश शर्मा जी से। रमेश जी, बड़ा सवाल यही है कि इस कांड के बाद कितना नफा कितना नुकसान और किसका नफा किसका नुकसान, बताइए। देखिए, कुल मिलाकर के इस कांड से जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो भारतीय समाज को सबसे ज्यादा नुकसान है और देश को, समाज को सबसे ज्यादा नुकसान है। मोटे तौर पर जिस तरीके से राजनीतिक दल इसको जाति से जोड़ करके, वर्ग से जोड़ करके जो प्रचार कर रहे हैं, मैं समझता हूं इससे कहीं ना कहीं पूरे देश को नुकसान होना है। आमतौर पर अपराधी जो होता है, अपराधी का कोई वर्ग, कोई धर्म, कोई जाति नहीं होती है। ऐसा हमने कश्मीर के मामले में खूब आता था कि अपराधियों की, आतंकवादियों को कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। लेकिन इस मामले में वो अंग्रेज थे जो समाज को बांटने का काम करते थे। उनकी घोषित नहीं थी कि डिवाइड एंड रूल। तो विशेषकर उन्होंने जो बंटवारा किया था वो केवल और केवल हिंदू समाज में, भारतीय समाज में बंटवारा किया था। उन्होंने किसी और समाज में बंटवारा नहीं किया था। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा था कि कौन पठान है और कौन राइन है और कौन सिद्दीकी है और कौन, कोई नहीं किया था। लेकिन भारतीय समाज में बंटवारा किया। अब ये जो है इसको प्रचारित किया जा रहा है, तो इसमें तो दोनों को नफा और दोनों को नुकसान है। जो जैसा अपने पक्ष में प्रचार कर पाएगा उस क्षेत्र में वैसा उसको लाभ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय समाज में वैमनस्य और विभाजन की रेखा को खींचेगा। तो मैं समझता हूं इन राजनीतिक दलों को इस बात से ऊपर उठना चाहिए। और अगर कोई अपराधी है, इसके अलावा एक बात और मुझे जो लग रही है, जो इस कांड से दिख रही है, कि मान करके चलिए कि चुनाव आते आते ऐसे कई पुराने वीडियो लोगों ने सहेज करके रखे होंगे जो भारत में, भारतीय समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं, सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। ऐसे 10-20 वीडियो और सामने आ सकते हैं। अभी जो तीनों वीडियो आए हैं, एक वो कुत्ते वाला वीडियो आया है, एक वो पैर चाटने वाला वीडियो आया है और ये वीडियो आया, ये सारे के सारे वीडियो पुराने हैं। इनको हिफाजत से लोगों ने रखे और अब चुनाव सर पर आए हैं तो इन वीडियो को सामने लेकर आ रहे हैं। ऐसे 10-25 वीडियो और आएंगे, आपको उनको दिखाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह के वीडियोस, ये बात आपने काफी बहुत सही कही है कि ऐसे कई वीडियोस हो सकते हैं और भी हो सकते हैं कि लोगों ने पहले से अपने पास सहेज के रखे हों और फिर
बाद में उन वीडियोस को वायरल करके समाज में तनाव की स्थिति पैदा करना ये काफी घातक साबित हो सकता है। आशीष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आशीष जी, मैं इसी बात पर, ये नफे नुकसान वाली बात पर आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। इस सीधी कांड के बाद नफे नुकसान का अगर आकलन करें तो किसका फायदा है, किसका नुकसान है? आशीष जी। सियासी नफा नुकसान में जाहिर तौर पर सामने भाजपा है, जिसका शासन है, प्रशासन है, और वो आदमी जो आरोपी बनाया गया है वो भी कथित रूप से जो है ये माना जा रहा है कि बीजेपी का से जुड़ा था या बीजेपी का कोई पद किसी स्थानीय स्तर पे कहीं किसी जिम्मेदारी या पद पे था। ये चीजें जो है वो सामने हैं। तो अब इसके बाद जो है अगर हम सियासी तौर पे देखेंगे तो जाहिर है कि भाजपा को उसको डैमेज कंट्रोल की कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तत्काल ऐसा कोई चुनाव नहीं है, अभी फिलहाल 3-4 महीने हैं। और जैसा कि अभी रमेश शर्मा जी ने भी कहा कि अभी ऐसे कई वीडियो आएंगे, तो एक वीडियो आएगा तो दूसरा पीछे चला जाएगा, फिर तीसरा आएगा तो उसकी याद कहीं और चली जाएगी, तो ये बहुत सारी चीजें होती चली जाएंगी। सियासी तौर पर बस अगर जो बात कहते हैं तो ये ठीक है, सामाजिक तौर पर ये बात सही है कि इस तरह की प्रवृत्ति ही गलत है। सामाजिक तौर पर इस तरह की चीजें आएंगी तो समाज में वैमनस्य फैलेगा, और ये जो है राजनीतिक दल इसका भले लाभ उठा लें लेकिन समाज लंबे समय तक इसका नुकसान उठाएगा। तो इसलिए इसको जो है इस तरह की स्थितियों से राजनीतिक दलों को बचा जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात कई बार आती है कि लोग बोलते हैं साहब ऐसा वीडियो आया तो कांग्रेस राजनीति कर रही है, या ऐसा वीडियो आया तो भाजपा राजनीति करने लगी। दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन जो सियासत के लोग हैं उनका तो काम ही 24 घंटे सियासत करना है, तो उससे तो बचा जा नहीं सकता। जरूरी यह है कि इस तरह की प्रवृत्तियों से बचा जाए। तो जो राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को, आखिरी सिरे तक के कार्यकर्ताओं को ये संदेश साफ तौर पर रख दें कि वो किसी भी ऐसी अनुशासनहीनता की स्थिति या किसी भी ऐसी आपत्तिजनक स्थितियों में पाए नहीं जाएं, ऐसी परिस्थितियों में संलग्न नहीं रहें। ये उनके कॉर्डर को सीधा संदेश होना चाहिए राजनीतिक दलों का। एक दूसरी बात यह है कि सिस्टम जो होता है उस सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को नीचे तक ये संदेश सरकार की तरफ से भी साफ होना चाहिए कि अगर ऐसी वारदातें होती हैं तो उसे छुपाने की जरूरत नहीं है और हमें बताने की भी जरूरत नहीं है। हर चीज के लिए राजधानी की तरफ ना देखें और तत्काल एक्शन ले लें। सीधी मामले में भी यही कुछ ऐसा लगता है कि उसको लंबे समय तक दबाया गया और फिर बाद में जब एक्शन हुआ और सब चीजें, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर समाज को ये संदेश हो कि अगर ऐसी स्थितियां हो तो वो साफ तौर पे सामने आए, अपनी पीड़ा दर्ज कराए, कार्रवाई करवाए। सिस्टम को संदेश हो कि वो एक्शन करे, और सियासतदानों को संदेश हो कि वो इस तरह की गतिविधियों से बिल्कुल बचे। कांग्रेस के भी 90 विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बड़े नेता हैं, बीजेपी के भी बड़े नेता हैं। तो उन दोनों ही दलों की नैतिक जिम्मेदारी होती है, राजनीति के अलावा एक नैतिक जिम्मेदारी है जिसका इनको पालन करना होगा। सियासी नफा नुकसान तो अभी समझ आ जाएगा, लेकिन एक बात और है कि आदिवासियों को एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में फोकस में रखा है। कांग्रेस ने भी रखा है, भाजपा ने भी रखा है। भाजपा कई नीतियों से उनको जोड़ रही है, लाभ देने की कोशिश भी कर रही है। तो ये जो स्थिति है और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, जैसे 2-3-4 शहरों में ऐसे रिपोर्ट हुआ कि सब आदिवासियों के साथ थोड़ी सी गलत हरकतें हो रही हैं, तो ये भी, इसको भी देखा जाना चाहिए कि समाज में सभी का सम्मान है और समाज में सभी वर्गों को समान तरजीह मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कोई किसी सामाजिक प्रतिक्रिया का कोई बड़ा कारण बने, जैसा कि आशंका है कि बार बार ऐसी घटनाएं ना होने लगे। तो इसको सब तरफ से रोकना पड़ेगा। जो समाज के 3 प्रमुख आधार स्तंभ में, तीनों को इस पर एक्शन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है, तीनों को ही इस पर एक्शन करना पड़ेगा। रमेश जी के पास मैं वापस एक बार जाना चाहूंगा। रमेश जी, अगला बड़ा सवाल ये है कि क्या सीएम शिवराज के पाद प्रक्षालन से, या यूं कहें कि उनके पैर धोने से डैमेज कंट्रोल हो गया? जो तस्वीरें हमने देखी पिछले कुछ दिनों के, उन्होंने पीड़ित को घर पे बुलाया, सीएम हाउस में बुलाया, उसके पैर धोए और उसका सम्मान भी किया, उसको पैसे भी दिए गए। क्या इतना कर लेने मात्र से डैमेज कंट्रोल हो गया? रमेश जी, देखिए, कुल मिलाकर के ये प्रयास तो किया गया है डैमेज कंट्रोल का, और एक पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश देने की भी कोशिश की है। निश्चित रूप से शिवराज जी ने जो किया है वो एक अपने आप में एक नया उदाहरण है और इसका एक संदेश तो जाएगा। लेकिन उन्होंने अपनी ओर से तो डैमेज कंट्रोल किया है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जाकर के जो उन पर आरोप लगेंगे तो उसका सक्षमता से उत्तर वो दे सकेंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बात को दोनों पक्षों में
अलग अलग प्रचारित करेगी, वो आदिवासियों में अलग प्रचारित करेगी, और जिस तरीके से वो प्रवेश शुक्ला का मकान तोड़ा है तो उस वर्ग में, ब्राह्मण वर्ग में भी वो अलग प्रचारित करेगी, क्योंकि वो मकान जो टूटा है वो उसका मकान नहीं था, वो उसके दादाजी का और किस किस का मकान था, वो मकान टूटा है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश करेगी कांग्रेस कि दोनों वर्गों में अलग अलग भाजपा को कमजोर करने की कोशिश कर सके। लेकिन ये बिल्कुल आशीष जी ने जो सही बात कही कि डैमेज कंट्रोल का जो ज्यादा प्रेशर आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर आ रहा है। और कांग्रेस एक और काम कर सकती है कि आदिवासियों को लेकर के कहां कहां क्या घटनाएं घटी हैं उनको भी इकट्ठा कर सकती है। लेकिन इन सारी चीजों से हो सकता है उनको कुछ राजनीतिक फायदा हो जाए, लेकिन इसमें समाज को नुकसान होने वाला है। राजनीतिक दलों को ये सोचना चाहिए कि चुनाव एक दिन का है और वो चला जाएगा, लेकिन चुनाव में वो कुछ ऐसा प्रचार ना करें, कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे आगे चल करके समाज में कुछ विभेद पैदा कर सकें। कि आज सबसे बड़ी चुनौती समय की है और राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने रमेश जी, आज बचाना मर्यादा को सबसे बड़ी चुनौती है, ये वाकई में सबसे बड़ी चुनौती है। आशीष जी के पास मैं जाना चाहूंगा। आशीष जी, जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी कि सीएम शिवराज ने पीड़ित के पैर धोए, उसका सम्मान किया, लेकिन दूसरी ओर फिर कांग्रेस का बयान आता है, कमलनाथ जी कहते हैं कि भाई ये सब करना ही था तो कैमरा लेकर के जाने की क्या जरूरत थी। मतलब कैमरे के सामने ये सब करके क्या दिखाना चाहते हैं? उनका साफ तौर पर इशारा ये था कि ये सब स्टंटबाजी है, पॉलिटिकल स्टंटबाजी है, सिर्फ दिखावे के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, देखिए, अब बात तो इसमें कुछ हद तक हम इसको सही भी मान सकते हैं कि इसका इस स्तर पे इतना ज्यादा प्रचार नहीं भी होता तो बात चल जाती। लेकिन सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान की मजबूरी है कि इसका प्रचार नहीं करेंगे तो डैमेज कंट्रोल कैसे होगा। दोनों जगह वो फंसे हुए जैसे होता है ना, नैतिक दुविधा हो जाती है कि आदमी क्या करे, कुआं खाई जैसी स्थिति है। तो उन्होंने जो उचित समझ लिया वो किया, उसको बुला लिया यहाँ पे, उसके जख्मों पे मरहम लगाया, सब कुछ किया। लेकिन देखिए, ये मजबूरी है राजनीति में, क्योंकि जिस तरह की चीजें चलती हैं, करना पड़ती हैं। बावजूद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे घटना के 3 दिन बाद उसको यहाँ बुलाया गया, शायद 3 या 4 दिन या बाद या आया वो भोपाल, तो बजाय इसके घटना के अगले ही दिन मुख्यमंत्री तो सीधी जा सकते थे, तो सीधी चले जाते, वहां बात करते, सामने एक्शन करवाते और कुछ चीजें होती, बैठक बैठक करते, ये होता तो उसका भी मुझे लगता है उतना ही असर होता। कोई चूंकि यहाँ तक आया और उसके वीडियो आए और सब तरफ से जारी हुए, तो उसको लेकर फिर जाहिर है कि कांग्रेस जो है उसको पाखंड या ड्रामा या जो भी बोला होगा वो बोलेगी। तो अब ये स्थितियां तो हैं। अगर वहीं जाकर ये चीजें होती तो ये कुछ और अच्छा भी, एक और भी बेहतर मुझे लगता हो सकता है। ये मेरा अपना सोचना है, उनका सोचना ज्यादा व्यवहारिक होगा पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने फिर कहा कि वो उनकी मजबूरी है कि वो उसको बुलाएंगे तो नीचे तक संदेश जाएगा, कि भाजपा के कॉर्डर तक संदेश चला जाएगा कि मुख्यमंत्री या उनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो आदिवासियों के प्रति ये सम्मान रखते हैं, तो आप भी रखें। तो संदेश देने की कोशिश की है, लेकिन मजबूरी बस ये है कि वो संदेश को सार्वजनिक भी करना है। तो ये सब चीजें दुविधा है किसी राजनीतिक के लिए होती हैं। इसीलिए मैंने कहा कि समाज सिस्टम को और सियासत से जुड़े हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को आखिरी तक संदेश होना चाहिए कि आप गलत करोगे तो हम आपको बचाएंगे नहीं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। रमेश जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, बात की जाए अगर मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी वोटर्स हैं, यानी कि एक बड़ा स्थान रखते हैं आदिवासी वोटर्स। अगर जब बात सरकार बनाने की आती है, सरकार को गिराने की आती है, तो आदिवासी समुदाय का रुख क्या होगा इस पूरी घटना के बाद? ये काफी बड़ा सवाल है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मोटे तौर पर आदिवासी समाज जो जहां पर है वो कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश में, कहने के लिए हम कहते हैं कि वो 22% वोट है, लेकिन उसमें एकजुटता नहीं। वनवासियों में या आदिवासियों में जो मध्य प्रदेश के अलग क्षेत्र हैं, उन क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव है। जैसे ये घटना जो है विंध्य क्षेत्र की है, तो विंध्य क्षेत्र का जो आदिवासी पट्टी है उसकी मानसिकता अलग है। महाकौशल में खासतौर से मंडला से लगी हुई जो पट्टी है उसकी मानसिकता अलग है। और मालवा और महाकौशल को जोड़ने वाली जो पट्टी है, जिसको अपन बैतूल और होशंगाबाद और ये जो क्षेत्र कह सकते हैं, ये इसकी मानसिकता अलग है। और झाबुआ जो मालवा क्षेत्र का है उसकी मानसिकता अलग है। तो इस घटना का अगर कुछ प्रभाव पड़ना होगा तो ये केवल सीधी शहडोल और रीवा और हद से तो थोड़ा सा सतना तक इसका प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मंडला की मानसिकता अलग है। आप अगर देखेंगे, अभी भी अगर देखेंगे रीवा की सीटों को अगर देखेंगे, तो रीवा की सीट में जो सामान्य सीट है, उन सामान्य सीटों पर भाजपा अधिक है
और ये जो सीट है आदिवासी प्रभाव वाली सीट, उस पर भाजपा उतनी नहीं है। जबकि आप महाकौशल में देखेंगे तो महाकौशल में बराबरी की जैसी टक्कर आ रही है और कहीं ना कहीं भाजपा हमको महाकौशल में भारी दिख रही है, लेकिन मालवा में फिर वही स्थिति आ रही है। तो कुल मिलाकर के इसका एक प्रभाव पूरे क्षेत्र में, पूरे मध्य प्रदेश में पड़ेगा, ये संभव नहीं है। जी जी जी। अब इसका उल्टा सवाल भी बनता है कि ये तो आपने बताया कि आदिवासी समुदाय में चूंकि एकजुटता नहीं है तो उतना असर नहीं रहेगा, ब्राह्मण समाज का क्या रुख रहेगा इस घटना? देखिए, ब्राह्मण समाज का भी मान करके चलिए कि इसका रुख खासतौर से विंध्य क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में इस घटना को लेकर के जी शुरू कर भी दी है। कांग्रेस ने जो तैयारियां शुरू कर भी दी हैं, उसका लाभ उठाने के लिए उनकी बैठकें होने लगी हैं, न केवल उनकी रीवा क्षेत्र में बल्कि उनकी मध्य प्रदेश के और क्षेत्रों में भी उनकी जो लगातार बैठकें हो रही हैं। कोशिश बराबर ये है कि ब्राह्मण को मोटे तौर पर माना जाता है कि ब्राह्मणों का बहुमत भाजपा के समर्थन में था। इसलिए आप अगर ने देखा होगा 2018 के चुनाव में भी और 2023 में भी कांग्रेस योजना पूर्वक ब्राह्मणों में कुछ न कुछ असंतोष पैदा करने की कोशिश कर रही है। जैसे इंदौर में अभी एक छात्रवृत्ति का आंदोलन चल रहा है, भोपाल में एक रैली निकल गई, इसी प्रकार ये बुंदे में इस तरीके का मामला आ गया, जबलपुर में भी ऐसी कुछ तैयारी चल रही है। तो कांग्रेस बराबर कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ब्राह्मण एक वोट टूटा तो भाजपा को 2 वोट का नुकसान होता है, क्योंकि एक वोट उसका कम हुआ और वो कांग्रेस को जाएगा। ब्राह्मण ज्यादातर मतदाता जो है वो थर्ड फोर्थ पर कम जाता है, इधर उधर बिखरता कम है, निर्दलीय को भी नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं या तो भाजपा को वोट करेगा, भाजपा से टूटेगा तो कांग्रेस को करेगा। ये जैसे पहले कांग्रेस को करता था तो कांग्रेस से टूटा तो फिर वो भाजपा को करने लगा। तो कुल मिलाकर के ये कांग्रेस की बराबर रणनीति रहेगी दोनों पर अलग अलग। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। इसी बात पर मैं टिप्पणी चाहूंगा आशीष जी की। आशीष जी, मैं दोनों ही संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा कि आदिवासी समाज और ब्राह्मण समाज, क्योंकि ये घटना इस तरीके से घटित हुई है कि इसने दोनों ही समाजों को प्रभावित किया है और निश्चित रूप से इसका जो असर है वो चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्या कहेंगे? चुनाव में तो खैर देखिए, अभी तो चुनाव में चूंकि समय है तो मुझे ये हो सकता है कि आदिवासियों को लेकर के मुद्दा यदि कहीं कोई बड़ा बन जाता है, कांग्रेस इसको बना सकेगी तो हो सकता है कि कुछ इसका असर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, अभी आदिवासियों की समस्या तो है ही, आदिवासियों के अलावा ओबीसी का एक बड़ा मुद्दा जो है दोनों तरफ से बनाने की कोशिश की जाएगी। फिर इस समय जो है लाडली बहना का काउंटर भी चल रहा है कांग्रेस की तरफ से, दोनों इस योजना को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दे बहुत सारे होंगे। तो जरूरी ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ आदिवासी अपमान या आदिवासी अत्याचार अकेले मुद्दे से मध्य प्रदेश में कोई भी दल जो है अकेला अपनी जो चुनावी नैया पार लगा लेगा, ये नहीं है। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि इकलौता मुद्दा होगा। अलबत्ता कुछ मुद्दों में ये मुद्दा शामिल हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को भाजपा दोनों को ही मुद्दे कुछ और रखने चाहिए और भी मुद्दों को फोकस करना चाहिए, जिसमें बेरोजगारी भी है, जिसमें महंगाई भी है, कानून व्यवस्था भी है, और इसमें दोनों तरफ से चीजें लोग अपने वादे कर जरूर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो कुछ नए मुद्दे जुड़ेंगे और बेहतर ये है कि जनता की जो बुनियादी जरूरतों के मुद्दे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। आदिवासियों के साथ साथ मैं फिर कहूंगा कि समाज के हर वर्ग का सम्मान सुनिश्चित किया जाए और उस पर दोनों लोग आगे बढ़े। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और भी मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जाना चाहिए। रमेश जी, अभी चूंकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और ये वाला जो मुद्दा है सीधी कांड वाला, ये हावी रहने वाला है, आपको क्या लगता है कि वो और कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमें देखने को मिलेंगे इस सत्र के दौरान? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सत्र के दौरान हमको कोई बहुत मुद्दे देखने को मिले। उसका कारण यह है कि सत्र में हंगामा भी होगा और हंगामा जो होगा वो मीडिया के सामने ज्यादा होगा, हाउस में चर्चा कम होगी। लेकिन अगर फिर भी विधानसभा के भीतर चर्चा हुई तो ये 4-5 चीजें हो सकती हैं, जैसे एक महंगाई हो सकती है, एक बेरोजगारी हो सकती है, लाइन ऑर्डर की स्थिति हो सकती है, अपराध कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं वो स्थिति हो सकती है, और दूसरा सीधी के मुद्दे को सामने रख करके मध्य प्रदेश भर में जहां आदिवासी वर्ग है उस पर कहाँ कहाँ ये सब घटनाएं घटी हैं वो हो सकती है। कहीं कहीं अगर कुछ सांप्रदायिक घटनाएं हुई होंगी तो भाजपा के नेताओं द्वारा वो जो किया गया है ये कुछ घटनाएं हाउस में हो सकती हैं। लेकिन हाउस में इन सारे मुद्दों की, महंगाई की, बेरोजगारी की अगर चर्चा, मुझे नहीं लग रहा कि उसमें किसानों की समस्या हो सकती है, क्योंकि ये जो इस वक्त जो बरसात आ रही है, शुरुआत में बरसात धीमी आई और उसके बाद कहीं कहीं तेज वर्षा हो गई।
तो किसानों को दोहरा नुकसान हुआ है। तो ये किसानों के नुकसान की चर्चा हो सकती है, पेट्रोल डीजल की कीमतों की चर्चा हो सकती है, प्रधानमंत्रियों की जो मध्य प्रदेश यात्रा थी, वो आज अमित शाह जी की जो यात्रा है, इससे भी कुछ मुद्दे उठ सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब विपक्ष हाउस में बैठ करके चर्चा करे। लेकिन मुझे तो जो लग रहा है, हंगामा होगा और विधानसभा स्थगित होगी, जो भी कुछ चर्चा होगी वो मीडिया के सामने होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीधी के पेशाब कांड को चुनाव में बनाने की तैयारी है। कांग्रेस ने आदिवासियों के अपमान से ये मामला जोड़ दिया है। सीधी के पेशाब कांड को प्रदेश व्यापी मुद्दा बनाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है और सीधी के साथ साथ आदिवासियों की प्रताड़ना की ऐसी कई घटनाओं के जो वीडियो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं और उनका हवाला भी दिया जा रहा है। विधानसभा के मानसून सत्र में सीधी का पेशाब कांड का मुद्दा छाया हुआ है और छाया रहेगा। विपक्ष ने सीधी के पेशाब कांड पर सरकार को घेरा है और सदन में सरकार ने जवाब भी दिया है। सीधी पेशाब कांड पर तत्काल कार्रवाई की बात कही गई है और बीजेपी सीधी कांड पर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित परिवार को सीएम हाउस बुलाया, उसके पैर धोए, पीड़ित परिवार को 5 लाख की मदद भी की, घर बनाने पर भी 1.5 लाख रुपए मिले और साथ ही साथ आरोपी प्रवेश शुक्ला से भी बीजेपी किनारा करने की कोशिश लगातार कर रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि सीधी कांड के बाद जितनी जो तस्वीर हमारे सामने आई है, सियासी फायदा किसे कितना मिलेगा। बाखबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।